रैंडी ओटन कितना लेजेंडरी आदमी है, अब आपको इस चीज से पता चलेगा। वैसे तो पता पहले से ही है, लेकिन मैं अगर रैंडी ओटन की वकालत नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो समर स्लैम में ये जो टैग टीम मैच मिला है रैंडी ओटन को, जिसको ऑलरेडी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जो भी है, अभी 16 नंबर के साथ अंडरटेकर के साथ टाई किया हुआ है रैंडी ओटन ने कि किसने सबसे ज्यादा मैचेस करे हैं समर स्लैम में। और अपने इस टैग टीम मैच के साथ रैंडी ओटन आज तक की हिस्ट्री के, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी हिस्ट्री के उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएंगे जिसके सबसे ज्यादा समर स्लैम के मैचेस हैं, जो कि नंबर बन जाएगा 17 का। वैसे 17 का रिकॉर्ड जॉन सीना का भी बना और 17 का रिकॉर्ड रैंडी ऑर्टन का भी बना। तो देखो भाई, क्या ही बढ़िया और मतलब कितना सुंदर करियर है। लोग रेसलमेनिया की बात करते हैं, समर स्लैम की बात इतनी नहीं करते, वैसे करते तो हैं, लेकिन अब शायद अब इस 2 नाइट वाले इवेंट्स और करना शुरू कर देंगे, तो उस लिस्ट में ये हमेशा रहेगा कि सबसे ज्यादा जिस बंदे ने मैच करे हैं वो है रैंडी ऑर्टन। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और कल, या हमारे हिसाब से बोल लो आज, हिस्ट्री लिखी गई है टीएनए के स्लैमिवर्सरी वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में, पेपर व्यू में। तो भाई इन्होंने कुछ गजब तरीके का ही तहलका मचा दिया। मैं पिछले कुछ टाइम से टीएनए की स्टोरी लाइन फॉलो नहीं कर रहा था, तो मेरे पास उतना अच्छा आइडिया भी नहीं है आपको बताने का, बट ये कह सकता हूं कि कुछ बड़ी क्रेजी चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस शुरुआत इससे करता हूं, सारा कुछ डिटेल में ऑब्वियसली नहीं बता रहा, लेकिन जो मेन मेन चीजें वो आपकी मिस ना हो इसलिए बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो 7,000 से ज्यादा जो टिकट्स हैं वो टीएनए ने बेची थी, और अपने पिछले 12 सालों में ये उनका सबसे बड़ा गेट निकल के आया है। सबसे बड़ा गेट तो नहीं, लार्जेस्ट आप बोल सकते हो अटेंडेंस है, क्योंकि गेट तो फिर वो पैसों के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये सीन टीएनए ने इससे पहले कभी नहीं देखा पिछले 12 सालों में। और अगर मैं कुछ मूवमेंट्स की बात भी बताऊं मैचेस के अंदर, तो भाई जिला फाटू हमको यहाँ पे दिखे हैं, जो कि बड़े ही अपने फेस पेंट के साथ बहुत ही डेंजरस किस्म के लग रहे थे। उनके साथ एंजो अमोरे भी थे, और वो उसके बाद जो है ऐसे रैम से आते हैं, हाइप कर रहे थे, क्राउड भी काफी ज्यादा उसमें उनमें घुसा हुआ था। तो जिला फाटू ने, मैं बोल सकता हूँ ना, पहला तगड़ा वाला इंप्रेशन दिखाया है जहां पे उनके ऊपर ज्यादा स्पॉटलाइट थी। मुस्तफा अली और सेड्रिक अलेक्जेंडर का भी मैच था, दोनों नेम्स के साथ आप पूरे, मुझे पता अच्छी तरीके से फेमिलियर हो। यहाँ पे महिलाओं के ऊपर भी थोड़ा हाथ उठा दिया गया है, जो लंबर चेक फिनिशर है लगाया जब सेड्रिक अलेक्जेंडर ने। बाकी मुस्तफा अली की एक डाइव भी बहुत ज्यादा बात हो रही है उसके बारे में, कैसे बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की थी, एंड मैच ये वाला वो जीत जाते हैं। ऑलरेडी एक डब्ल्यूडब्ल्यू का बंदा टीएनए में चैंपियन था, और जेसी जेन ने भी टीएनए की नॉकआउट चैंपियनशिप जीत के अब उनके पास दो चैंपियनशिप हो चुकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू की चैंपियनशिप भी और टीएनए की चैंपियनशिप भी। अब टीएनए वालों को भी लग रहा है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू के कोलैबोरेशन की वजह से इतना फायदा हुआ है, तो चलो अब ये चीजें भी कर लेते हैं। बाकी आज शो पर जो सबसे एक बड़ी चीज इसके लिए सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड थे वो था एजे स्टाइल्स को देखना। एजे स्टाइल्स अपने पुराने वाले थीम के साथ आए, और मुझे ऐसा लगा था कि कितना ही अलग हो सकता है, लेकिन टीएनए का क्राउड भाई बहुत ज्यादा अलग था। जिस तरीके के वो चैंट भी लगा रहे थे पुराने वाले, पूरा पुराना वाला माहौल और सीन आपको दिख जाएगा अगर आपने टीएनए के एजे स्टाइल्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो ये वाला जो एंट्रेंस है, ये पूरी एंट्रेंस ही एजे स्टाइल्स की आपको पसंद आएगी। बाकी वहां पे आके स्लेटर जो कि एक्स डिवीजन चैंपियन बने, उनको आके उन्होंने ओवर किया। तो मतलब ऐसा ऑब्वियसली पता था, मैंने बोला भी था आपको कि ऐसा नहीं है कि बहुत कोई तगड़े वाले स्पॉट में उनको डालेंगे, बट सिर्फ एजे स्टाइल्स आ रहे हैं टीएनए में, उसकी वजह से ही बहुत सारी टिकट्स भी बिकी। इसके साथ साथ भाई हार्डी बॉयज ने भी चैंपियनशिप जीत ली, और एक कितना मस्त स्पॉट था। प्रोफेशनल रेसलिंग में देख के ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो हो चुका है, अब तुम अब क्या अलग अलग करोगे। लेकिन जो जेफ हार्डी हैं, उन्होंने ऊपर से पता नहीं कैसे लैडर से गिरवा दी। वो नीचे से चढ़ के नहीं गए, ऊपर से एक लैडर लटक गई, और उसके ऊपर चढ़ के फिर उन्होंने वहां से चैंपियनशिप को निकाला, वो टाइटल जीते। और जेफ हार्डी के इस मैच को देख के मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा भाई कि इस बंदे की एज बढ़ रही है। ऐसी बातें हम रे मिस्टीरियो के लिए बोल सकते हैं, बॉबी लैशली के लिए बोल सकते हैं, जिस तरीके से आज भी वो रिंग में वैसे ही हैं, दिखते भी वैसे ही हैं। और जेफ हार्डी के लिए भी आप ये कह सकते हो, दिखने वाला उतना नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो अभी भी रिंग में मूव करते हैं, जो उनके मूव सेट्स हैं, किसी पे भी उन्होंने लिमिटेशन ज्यादा कुछ लगाई नहीं है। तो वो सारा जो क्रेजी स्पॉट्स हैं जेफ हार्डी के, वो इस मैच में भी थे। मेन इवेंट में एक शॉकर भी आ गया एक तरीके से, क्योंकि ट्रिक विलियम्स यहाँ पे टीएनए के चैंपियन है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार होते हुए टीएनए के चैंपियन, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे टाइटल चेंज होगा, सेंटाना जीतेंगे या फिर जो हेनरी जीतेंगे, लेकिन शॉकिंग फैशन में चैंपियनशिप यहाँ पे भी रिटेन हो गई है। तो ये तो बहुत बढ़िया टीएनए का मतलब पूरा माहौल सा सेट हुआ पड़ा था, देख के समझ में आ जाता, भले ही आप स्टोरी लाइन से फेमिलियर ना हो कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। तो वाइब यहाँ पे स्लैमिवर्सरी वाले पूरे इनके इवेंट में थी। और ये जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू की रेसलमेनिया होती है,
वैसे ही इनकी एक तरीके से रेसलमेनिया है, हर साल ही इस तरीके से होता है। मैं आपको बताते भी रहता हूँ। एक ना बॉच हुआ और पता नहीं क्यों इसके बारे में ज़्यादा बातें मुझे लग रहा है कि हो रही हैं, शो के बारे में तो हो रही हैं, ज़्यादा नहीं, बराबर बराबर ही कह सकते हो। तो प्रोडक्शन बॉच कुछ ऐसा होता है कि बैक स्टेज का एक सेगमेंट था और वहां पे जो प्रोडक्शन गाय है उनकी तरफ से जो आवाजें हैं वो सुनाई दे गई कि वो 3 2 1 बोल रहा है, और जैसे ही उनको लगा उनका टाइम है एकदम से वो ऐसे एक्टिवेट हुए, और होता भी वैसे ऐसा ही है। ये तो बस बिहाइंड द सीन जो चीज़ है वो थोड़ी सी आ गई। पहले तो लोगों को लगा सच में प्रोडक्शन बॉच हुआ है या फिर ये इनकी स्टोरी का ही पार्ट था, लेकिन एक्चुअल में वो एक बॉच हुआ था। अगर आप में से किसी ने पूरा स्लैमिवर्सरी देखा है तो जरा अपने रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आई थिंक टाइम मिलते ही इसको पूरा अच्छे से देखने वाला है। तो भाई ये कंटेंट भी जब डिलीवर करना होता है तो थोड़ा मामला जो है ऊपर नीचे हो जाता है, बट पूरी आग अच्छी सी पकड़ ली है टीएनए ने, ये बात तो कह सकते हैं। और उन्होंने जो अपना नेम भी चेंज किया इम्पैक्ट रेसलिंग से, अब जब टीएनए की तरफ वो बढ़े, ये कह नहीं सकता कि मोमेंटम ज़्यादा उन्होंने कुछ खोया है, क्योंकि उसके चांसेस भी थे, क्योंकि शुरू में तो हाइप बना सकते हो, उसको बना के रखना मुश्किल है, लेकिन वो काम टीएनए ने कर दिया। फिनिशर्स की फिनिशिंग मूव्स की जो लिस्ट है उसको बनाने में हमको बहुत मजा आता है, तो सेथ रॉलिंस ने भी अपनी जो लिस्ट है वो रिवील करी है। और क्या है उनकी लिस्ट जरा देखते हैं। नंबर 10 से शुरू करते हैं। पीपल्स एल्बो उन्होंने रखा है, तो मतलब कि अभी ये जो मूव है लोग बोलते हैं इम्पैक्टफुल तो नहीं है, लेकिन जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं रॉक उस वजह से। फिर 9th नंबर पर चोक स्लैम है, उसके बाद रेजर्स एज है, एंड देन उन्होंने एल्बो ड्रॉप भी मेंशन किया है, बट सीएम पंक वाला नहीं, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं सीएम पंक वाले की बात नहीं कर रहा मैं। फिर उसके बाद 6वें नंबर पर है उनके लिए स्पीयर, 5वें पर आता है शार्प शूटर, 4th पे उन्होंने सुपर फ्लाई और ऊसो स्प्लैश रखा है, नंबर 3 पर है स्विच इन म्यूजिक, और 2 पर उन्होंने बहुत सारे डाल दिए स्टनर, आरकेओ एंड 3D, और नंबर 1 पे जो मूव है, एंड आई थिंक ये होना भी था, उनका खुद का ही जो कर्ब स्टॉम्प है जिसको पहले ब्लैकआउट के नेम से जानते थे वो वाला है। तो जो अपनी अपनी मतलब इंजरी से बाहर रह के भी वो जो सीएम पंक वाला एंगल है सेथ रॉलिंस उसको डालने से बचे नहीं है, और अभी वीडियो में चिपके रहना। एक बड़ी खतरनाक बात आपको और बताने वाला हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में, लेकिन केविन ओवंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो केविन ओवंस का पूरा रेसलमेनिया मिस हो गई थी, रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच होने वाला था। अब लेटेस्ट अपडेट उनके बारे में ये है कि सक्सेसफुली उनकी जो नेक्स्ट सर्जरी है वो हो चुकी है, और यहाँ से उनका जो रिहैब और रिकवर करने का जो टाइम है वो ऑफिशियली शुरू होता है। अब जब नेक वाली बात आ जाती है तो भाई आप बोल सकते हो कि 9 महीने और 1 साल का पीरियड तो कहीं पर भी नहीं गया, लेकिन ये भी क्लियर है कि जब केविन ओवंस वापस आएंगे तो एक तगड़ी वाली पॉप उनको जरूर मिलने वाली है। बहुत अंडररेटेड नेम्स में से केविन ओवंस एक नेम है, और अंडररेटेड की भी जब लिस्ट बनती है तो मुझे लगता नहीं केविन ओवंस को लोग उतना बोलते भी हैं, क्योंकि उनको मूवमेंट्स तो मिले हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की स्टोरी में ही हमेशा कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी घूमी है। मैं ये बोलूंगा जब बंदे की खुद की स्टोरी बनेगी तो आई थिंक वो एक और अच्छा मूवमेंट होगा उनके लिए, और वो परफेक्ट मौका है अब जब केविन ओवंस का रिटर्न होगा। WWE सुपरस्टार्स की लाइव इवेंट में कुछ अलग ही तरीके की मस्ती हो रही है। आप इस फोटो को ही देख लो, कोडी रोड्स, रैंडी ओर्टन एंड जेकब फाटू, इन तीनों ने साथ में मिल के एक टैग टीम मैच किया है। मेरे तो पता नहीं अभी भी गले से नीचे उतरती नहीं है बात कि जेकब फाटू सही में बेफेस बन चुका है, और WWE ने उनके कैरेक्टर के जो डायरेक्शन है उसको अलग तरीके से रख लिया है, क्योंकि जब वो सोचो वो जब से बंदा आया था उस टाइम पे उसका जो गिमिक था, जैसा वो लगता था कि भाई ये तो पागल सा आदमी है, इसको उठा के कहीं जंगलों से तुम लेके आए हो, उस तरीके की वाइब पूरी जेकब फाटू देते थे। लेकिन अब जो उनका माहौल है, जो सीन है, वो काफ़ी चेंज हो गया, और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया भी जेकब फाटू के साथ तो पता नहीं WWE क्या क्या प्लान कर रही है। और अगर आपको नहीं पता, बड़ी अंदर की बात है ये कि लाइव इवेंट में सुपरस्टार्स को यूज़ कर करके WWE ट्रेन ही कर रही होती है। ये एक तरीके से उनका बड़ा वर्जन होता है परफॉर्मेंस सेंटर का, अगर उनको किसी सुपरस्टार को और ऊपर लेवल पे लेके जाना हो तो ऐसा लग रहा है वो जो ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छे से चल रही है, एंड ऑब्वियसली इसीलिए रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के साथ है जेकब फाटू। चाहे WWE की रिंग की बात हो या फिर WWE से रिंग के बाहर की, अगर किसी एक बंदे को अपना कैरेक्टर बहुत तगड़ा प्ले करना आता है तो वो है हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने ये जो एजे स्टाइल्स का मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, और वहां पे एजे स्टाइल्स डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को मैं बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूं। और उसको देखो कैसे एक अलग एंगल में लेके चला गया ये डोमिनिक। उसने क्या लिखा कि भाई ये तो मुझे हरास कर रहा है, और साथ में उन्होंने FBI को भी टैग कर दिया कि भाई देखो ये बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसको मेरा नंबर भी कैसा पता चला। इस वाले एंगल के साथ जो है डोमिनिक मिस्टीरियो चल रहे हैं आगे। वो बैक स्टेज के सेगमेंट तो भाई गोल्ड ही है डोमिनिक और एजे स्टाइल्स के, भले ही वो हमें 2-3 हफ्तों से ही दिखे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा ही, या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा ही रेयर वीडियो पीस निकल के आता है कहीं से 5 साल 10 साल 15-20 साल पुराना,
वैसे में से कुछ है ये जो बैक स्टेज सेगमेंट्स हुए हैं। बाकी अब इनका मैच भी है समर स्लैम में, देखते हैं क्या एजे स्टाइल्स के पास आ रही है मिड कार्ड चैंपियनशिप या फिर नहीं। वैसे डोमिनिक के पास भी बढ़िया ही लग रही है, तो थोड़ा आसान तो होगा नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए डिसाइड करना कि क्या सही आउटकम होगा इस मैच का। गलती से भूल के भी आपसे मिस ना हो इसलिए आपको रिमाइंड करवा देता हूं, कल की मंडे नाइट रॉ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी भाई। बहुत पूरा जो कार्ड है वो स्टैक्ड है। कल ऑब्वियसली रोमन रेंज भी आने वाले हैं शो पर, और शायद हो सकता है कल उनके समर स्लैम के मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमको पता चल जाए। सीएम पंक भी होंगे शो पर, रूसेव और शेमस का भी मैच होने वाला है, सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस भी लड़ेंगे। बाकी कुछ नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए भी जो मैचेस है वो होंगे। अब देखो ना जो पूरा शो है वो कैसे बढ़िया वे में, ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑलरेडी होने से पहले ही स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है। ये तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, शो का स्टैंडर्ड डब्ल्यूडब्ल्यू का अच्छा है, लेकिन वो एक बड़ी तगड़ी वाली चीज होनी चाहिए। और आई थिंक कल तो सॉर्टेड है मामला, क्योंकि रोमन रेंस आ रहे हैं एंड कुछ मार पिटाई, कुछ बदला, कुछ उनकी तरफ से शब्द फूटते हुए अगर सुनाई दे जाए तो ऑब्वियसली वो रॉ को स्पेशल बना ही देगा। चलो अब बात करते हैं समर स्लैम के एक बहुत बड़े ड्रामे के, एक बहुत ही बड़ी केओटिक चीज के बारे में, जिसके होने का चांस फैंस की स्पेकुलेशन के हिसाब से अच्छा खासा है। तो मैं आपको पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूं कि सेथ रॉलिंस के साथ जो नी वाली प्रॉब्लम हुई है, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये माइनर हो, लेकिन फिर उसके बाद हमने क्रचेस के सहारे भी सेथ रॉलिंस को देखा है। अभी ये एक वीडियो खुद बेकी लिंच ने शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे उनकी डॉटर के साथ उनकी डॉटर भाग रही है और सेथ रॉलिंस सबको जो स्ट्रीट है उस पर क्रचेस के सहारे से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके बाद लोग इस पे थोड़ा सा वैसे भी हो रहे हैं काफी कि यार अरे यार क्या क्या हो गया सेथ रॉलिंस के साथ, लेकिन ऑब्वियसली लोग उसको दूसरे एंगल से सोचा और देखना शुरू कर रहे हैं कि यूजुअली हमको ऐसी जो पोस्ट है वो दिखती नहीं है किसी सुपरस्टार की, लेकिन अब सेथ रॉलिंस की दिख रही है, वो भी उन्हीं की धर्म पत्नी के अकाउंट से। तो भाई ये तो पूरा एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, और वो शॉकर समर स्लैम के लिए यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस का रिटर्न समर स्लैम के लिए ही प्लान कर रही है। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंगल सिर्फ इसीलिए डाला ताकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है सेथ रॉलिंस की उसको वो फिक्स कर लें, एंड देन समर स्लैम में हमारे पास एक शॉकिंग चीज हो, और वो है सेथ रॉलिंस का रिटर्न। अब जब सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो रहा है तो दो ही चीज होती है फिर यहाँ पे, पहला रोमन रेंस का समर स्लैम में मैच है, तो फिर रोमन रेंस के लिए ये एक बहुत बड़ी आफत की बात है, क्योंकि इस तरीके से इतना बड़ा प्लॉट डाल के अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस के लिए स्टोरी लिख रही है तो समर स्लैम में भाई फिर तो कुछ कमाल होने वाला है। और दूसरी चीज वो है सेथ रॉलिंस का अपने रिटर्न के साथ ही कैश इन कर देना। ये तो सबको पता है कि सेथ रॉलिंस का कैश इन चाहे सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, डब्ल्यूडब्ल्यू का जो पहला वाला लेवल था हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी का, उसके पास तो जाना मुश्किल है, लेकिन वो उतना शॉक वैल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू जनरेट जरूर करना चाहेगी। तो शायद ये एंगल उसी तरफ लीड करेगा कि सेथ रॉलिंस को इन्होंने मरा पिटा हुआ दिखा दिया, लेकिन फिर जब समर स्लैम आएगा तो शॉक कर देगा सेथ रॉलिंस सबको अपने कैश इन के साथ, और रोमन रेंस के लिए एक बहुत बड़ी आफत। देखो ये सिर्फ अभी इस पॉइंट पे एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज होगी कुछ भी बोलना कि यार सेथ रॉलिंस के साथ सही में इशू नहीं है, क्योंकि मतलब यार ये तो हेल्थ से रिलेटेड ही चीज है ना, तो फिर उसको स्टोरी लाइन में घोषणे ना कई बार उतना अच्छा भी नहीं लगता। बट हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस की वीडियो भी आ रही है तो कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। देखो आपको क्या लगता है, आप कौन सी साइड पर हो? सेथ रॉलिंस का सही में एक माइनर चीज है जिसको बहुत बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है, या फिर सही में ही सेथ रॉलिंस के साथ है प्रॉब्लम? अगर ये सब कुछ हो रहा है समर स्लैम में, तो इसका मतलब कि समर स्लैम खत्म होने के बाद आपके जो जॉ है वो ड्रॉप वाली पोजीशन में आपको मिलने वाले हैं। तो ऑड्स रिलीज हुए हैं दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस के, जो कि समर स्लैम में होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की। तो जो गुंथर और सीएम पंक का मैच है, करंटली ऑड्स में फेवरेट सीएम पंक है इस मैच को जीतने के लिए, मतलब कि यहां पर टाइटल चेंज होगा और फाइनली सीएम पंक बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, ऐसा कहना है ऑड्स का। और जो दूसरा मैच भी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, वहां पर भी ऑड्स का यही कहना है कि जॉन सीना मैच हारने वाले हैं, टाइटल उनके हाथ से चला जाएगा, कोडी रोड्स फिर से बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ऑड्स अगर इस बार सही होते हैं तो भाई अगेन जब अगर शो पर दोनों ही वर्ल्ड टाइटल चेंज हो रहे हैं, वो भी ट्रिपल एच के एरा में, तो इसका मतलब कि भाई ये तो कुछ कमाल की और क्रेजी चीजें ही प्लान कर रहे हैं। वैसे समर स्लैम ज्यादा दूर भी नहीं है, तो अच्छे से करेंगे इसके बारे में बात। अब मिलते हैं आपसे कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के साथ। चैनल पे चिपके रहना, चैनल पे आ जाना। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।